नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर देखते हैं वह आर्थिक से देखते हैं। तो इसमें पहला है गिरावट के बावजूद दुनिया में सबसे तेज रही जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार। एनएसओ के आंकड़े हैं ये। एनएसओ कृषि व सेवा क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, विनिर्माण में तेजी। इसको देखते हैं तो 0.2% रह गई कृषि क्षेत्र की वृद्धि पहली तिमाही में, यानी 2% थी। इस तरह अप्रैल जून में हम सबसे आगे रहे। यहाँ चाइना, जापान, अमेरिका, यूके, यूरो जोन और फ्रांस का यहाँ दिखाया गया है। राजकोषीय घाटा 17.2% रहा इस दौरान। तो इसको थोड़ा और विस्तार में देखने का प्रयास करते हैं। तो यह है कृषि और सेवा क्षेत्र में खराब प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष 2024-25 को अप्रैल जून तिमाही में घटकर 6.7% रह जाने के बावजूद भारतीय जीडीपी की बढ़ने की रफ्तार दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रही। इस अवधि में चीन की जीडीपी की वृद्धि दर सिर्फ 4.7% रही है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर इसमें देख सकते हैं। सुरक्षा सौदे के दौरान डोभाल विक्रम सिंघे से आर्थिक सहयोग पर की चर्चा इसमें देख सकते हैं कि यह है। डोभाल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात कर द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग पीएमडी ने कहा कि डोभाल विक्रमसिंघे की मुलाकात में राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार शागला रत्नायके भी शामिल हुए। वो कई अन्य नेताओं से भी मिले। इसको विस्तार से देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल सहित मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय CSC की स्थापना के लिए चार्टर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट है, CSC के बारे में पूछा सकता है। तो यह कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद सदस्य देशों की मदद और अंतर्राष्ट्रीय खतरों और चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। NSA अजित डोभाल ने कहा कि CSC क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए अहम मंच है। यह समझौता एक मील का पत्थर है। ध्यान देना है कि CSC में कौन देश है। तो CSC में जो देश हैं मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका तथा भारत। CSC जो कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय से संबंधित है। आगे देखते हैं। सितंबर में ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है, हालांकि इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले सप्ताह में ब्रुनेई और सिंगापुर जाएंगे। विदेश सचिवालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के निमंत्रण पर 3-4 सितंबर को वहां की यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा होगी। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के कूटनीतिक संबंधों के 40 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। ब्रुनेई के बाद मोदी 4-5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा करेंगे। सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर जा रहे हैं। बता दें कि भारत ब्रुनेई के बीच 10 मई 1984 को राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। आगे देखते हैं। तो अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त में चक्रवात गुजरात पर मंडराता रहा खतरा। इसको देखते हैं। कच्छ के जिले के तटीय इलाकों को खाली कराया गया। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इसको देखते हैं। तो भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए गुजरात पर दिन भर चक्रवात आने का खतरा मंडराता रहा। कच्छ के तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया था। हालांकि देर रात तूफान के ओमान की तरफ मुड़ जाने से गुजरात से तबाही का खतरा टल गया। चक्रवात के असर से यहाँ तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। इस कारण डूबे हुए इलाके इस चित्र में देख सकते हैं। आगे देखें तो यह है यूपी में 4 साल में 4 गुना बढ़ गए अरबपति। इसमें देखते हैं। हुरून इंटरनेशनल की सूची वर्ष 2020 में 9 थे, अब हो गए 36। नोएडा में सर्वाधिक 11 अरबपति हैं। इसमें देखें पहले नंबर पर जो उत्तर प्रदेश के अरबपति हैं वह मुरलीधर ज्ञानचंदानी हैं। पहले स्थान पर इनका 15,800 करोड़ संपत्ति है और इनका जो उद्योग है घड़ी समूह जो कानपुर संबंधित है। दूसरे स्थान पर विमल ज्ञानचंदानी है। इनका 10,500 करोड़ संपत्ति भी घड़ी समूह से कानपुर संबंधित है। तीसरे स्थान पर सचिन अग्रवाल हैं। ये 9800 या 9,800 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं और PTC इंडस्ट्री लखनऊ से संबंध हैं। देखें तो उत्तर प्रदेश समृद्धि कहानी यहाँ की बढ़ती अरबपतियों की संख्या को बयान करें। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह हुरून इंटरनेशनल द्वारा बृहस्पतिवार को जारी अरबपतियों की ताजा लिस्ट में यूपी के 36 उद्योगपति, इसमें से नोएडा के 11 उद्योगपति, शेष लखनऊ, कानपुर, आगरा सहित अन्य शहरों के। वर्ष 2020 में सूची में 9 उद्योगपति यूपी के थे। यूपी के इन उद्योगपतियों अपने दम पर कारोबार की नींव रखी और दुनिया भर में अपनी शाखा लोहा मनवाया। अरबपतियों के शहरों की बात करें तो शीर्ष 3 में अरबपतियों के शहरों की बात करें तो शीर्ष 3 में मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद है। सूची में इनका भी नाम है, यहाँ देखा जा सकता है। यानी इलाहाबाद से देखें तो अलक पांडे 4500 करोड़ फिजिक्स वाला, यानी प्रयागराज से एकमात्र है। शेष को यहाँ देखा जा सकता है।
तो हेल्थ रैंकिंग में प्रयागराज प्रदेश में चौथे स्थान पर, जून में मिला था 7वां स्थान, अब स्थिति में हो रहा है सुधार। पहले स्थान पर देखें तो वाराणसी है, दूसरे स्थान पर हाथरस, तीसरे स्थान पर मुजफ्फरनगर, चौथे पर प्रयागराज, पांचवें पर उन्नाव है। इसको यूपी स्पेशल के अंतर्गत थोड़ा सा और कवर करते हैं तो जिले की हेल्थ रैंकिंग बड़ा सुधार सामने आया है। प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ रैंकिंग में प्रयागराज 7वें से चौथे स्थान पहुंच गया है। इस सुधार को जिला स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। देखते हैं देश के अरबपतियों के बारे में। तो गौतम अडानी फिर देश के सबसे अमीर व्यक्ति, एक वर्ष में 95% बड़ी संपत्ति। इसको देख सकते हैं, पहले स्थान पर जो गौतम अडानी है, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। 11.6 लाख करोड़ रुपए हुई अडानी समूह के चेयरमैन की संपत्ति। 10.14 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर। 1539 हुए 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले लोगों की संख्या। 220 लोग नए जुड़े 2024 के दौरान अमीरों की सूची में। 46% बढ़ी सभी अमीरों की संपत्ति। चीन में घटी अरबपतियों की संख्या। इसके बाद पहली बार अमीरों की सूची में शाहरुख खान भी शामिल हुए। इनकी संपत्ति देखें तो 7500 करोड़ रुपए है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी देश में खुलेगी कैंपस। इसमें देखते हैं तो 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। गुरुग्राम में खुलेगा ब्रिटेन के बाहर पहला कैंपस। 10 वर्षों में सभी कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे कैंपस में। देश में हर साल बाहर जाने वाले लाखों करोड़ों रुपए अब देश में ही रहेंगे। इसमें देखते हैं तो दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी भी देश में अपना कैंपस खोलेगी। यह कैंपस गुरुग्राम में खुलेगा। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का ब्रिटेन के बाहर यह पहला कैंपस होगा। 2025 से यहाँ स्नातक और स्नातक स्तर के कई कोर्सों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। भेजा न्योता इसमें देखें, अक्टूबर में इस्लामाबाद में होने वाली बैठक के लिए निमंत्रण। भारत ने इस संबंध में अब तक पाक को कोई जवाब नहीं दिया है। इसको देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अक्टूबर में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 15-16 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। आज से और मजबूत हुआ भारत का न्यूक्लियर ट्रायड। इसको देखते हैं तो जल्द आएगी पनडुब्बी INS अरिदमन, INS अरिघात का रणनीतिक महत्व। इसको समझ लेते हैं विस्तार से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। यह है कि भारत ने गुरुवार को नौसेना के बेड़े में दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात शामिल की। इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता और मजबूत हुई है। आइए जानते हैं INS अरिघात भारत की रणनीतिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाएगी और इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव कैसे बढ़ेगा। देखते हैं तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगा नौसेना का दबदबा। इसको देखते हैं तो यह 14 उहिया क्लास की परमाणु पनडुब्बी ऑपरेट कर रहा अमेरिका। 4 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी है फ्रांस के पास। 11 परमाणु पनडुब्बी ऑपरेट कर रहा है वर्तमान समय में रूस। तो यहाँ देखते हैं यह है INS अरिघात एशिया प्रशांत क्षेत्र नौसेना की मौजूदगी को और प्रभावी बनाएगी। ऐसे में दूसरी परमाणु पनडुब्बी किसी तरह खतरे के खिलाफ एक प्रभावी हथियार के तौर पर काम करेंगे। चीन की आक्रामकता की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अरिघात के आने से भारत की लगातार गश्त करने और निरोधक क्षमता में इजाफा होगा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। जल्द आएगी पनडुब्बी INS अरिदमन, भारत तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी यानी दूसरी भी हम देखा अरिघात है, तीसरी जो होगी वह आपकी होगी। भारत तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन का निर्माण भी कर रहा है। यह पनडुब्बी 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले K4 मिसाइलों से लैस होगी। अगले वर्ष से पनडुब्बी नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। परमाणु पनडुब्बी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इसकी वजह से इसका पता लगाना मुश्किल है। यह दुश्मन की नज़र से बचकर जवाबी हमला करने में सक्षम होती हैं। INS अरिघात रणनीतिक महत्व के बारे में समझ लेते हैं। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात समुद्र में भारत की रणनीतिक क्षमता के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। INS अरिघात उन्नत तकनीक और क्षमता के मामले में IS जो पहले इसकी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत से काफी आगे है। स्वदेशी की 15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस INS अरिघात भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूती देती है कि 15 मिसाइल की मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। न्यूक्लियर प्रोपल्सन के साथ पनडुब्बी की लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता इसे एक प्रभावी सेकेंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाती है। भारत की परमाणु प्रतिरोधक रणनीति का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। देख सकते हैं चित्र में, ये चित्र में दिखाया गया। इसके बाद आगे देखते हैं तो विधानसभा चुनाव में खलल डालने पहुंची 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगला देखते हैं तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति गंभीर, सीएम ने अपना और मंत्रियों का वेतन फिलहाल रोका। हिमाचल के सामने पहाड़ सी समस्या। विधानसभा में बोलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये जानकारी नौसेना को मिली परमाणु शक्ति संपन्न दूसरी पनडुब्बी। इसके बारे में हमने अभी विस्तार से देखा तो कि 15 मिसाइलों से लैस है INS अरिघात। मिसाइलों की मारक क्षमता
750 किलोमीटर है। लंबे समय तक पानी बनाने से सक्षम यह पनडुब्बी INS अरिहंत 2006 में की गई थी नौसेना में, यानी जो पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत 2016 में की गई थी, और दूसरी जो INS अरिहंत है 2024 में शामिल की गई। तीसरी जो है वह अभी हमने देखा कि 2025 में शामिल की जाएगी। आप इस चित्र में देख सकते हैं भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है ये INS अरिहंत। 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता, जाने न्यूक्लियर पनडुब्बी की ताकत। इसको समझते हैं। INS अरिहंत भारतीय नौसेना का नया परमाणु शक्ति संपन्न प्रहरी हिंद महासागर में भारत की सामरिक ताकत को और मजबूत करने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक न्यूक्लियर पनडुब्बी 3000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इसमें देखते हैं तो न्यूक्लियर पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है भारत। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत थी, जिसे 2014 में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। INS अरिहंत की तुलना में अधिक उन्नत और खतरनाक है। भारतीय नौसेना 2 और परमाणु पनडुब्बियों की तैयारी कर रहा है, जो 2035-36 तक तैयार हो जाएगी। 3000 किलोमीटर तक कर सकती है हमला। यह पनडुब्बी खतरनाक मिसाइलों जैसे K4 से लैस होगी, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है। अरिहंत में भी INS अरिहंत की तरह K15 मिसाइलें मौजूद होगी। यह पनडुब्बी ऐसे समय में आ रहा है जब भारतीय महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे से निपटने के लिए भारत को और परमाणु पनडुब्बियों की आवश्यकता है। INS अरिहंत की क्या विशेषता है इसको समझते हैं। तो INS अरिहंत को उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन ATV प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया, यानी कहाँ बनाया गया इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग सेंटर बनाया गया INS अरिहंत को। INS अरिहंत पानी की सतह पर 12 से 15 नॉट्स चल सकती है। इस पनडुब्बी का वजन 6000 टन। INS अरिहंत पानी के अंदर मिसाइल हमला करने में सक्षम और इसमें सोनार संचार प्रणाली, समुद्र आधारित मिसाइलें और एंटी रेडिएशन संचार प्रणाली से लैस है। INS अरिहंत की लंबाई 111.6 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर है। यह पनडुब्बी जो न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलती है, यानी ध्यान देना है, यह पनडुब्बी जो न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलती है, साधारण पनडुब्बी की तुलना में अधिक तेज गति से चल सकती है। यह सतह पर चलने वाले जहाजों की गति को भी टक्कर दे सकती है। यह साधारण पनडुब्बियां जहां साधारण पनडुब्बियां पानी के अंदर केवल कुछ घंटे ही रह सकती हैं, वहीं पनडुब्बी महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। समुद्र की गहराई में यह पनडुब्बी 24 नॉटिकल मील यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। इस पनडुब्बी में 8 लॉन्च ट्यूब होंगे। इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टारपीडो लगी हैं, यानी इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टारपीडो लगी हैं। क्या है भारत का प्लान? भारत सरकार अपनी दीर्घकालिक पनडुब्बी विकास योजना के लिए परमाणु और पारंपरिक दोनों नौकाओं के निर्माण की योजना बना रही है। भारत 3 ब्लॉकों में बनने वाली यह परमाणु हमला पनडुब्बियों के साथ 5 अरिहंत श्रेणी की नौकाओं पर काम कर रहा है। अति महत्वपूर्ण होगा तो इसमें औद्योगिक स्मार्ट शहरों के स्वर्णिम चतुर्भुज में आगरा, प्रयागराज, जिसमें देखते हैं देश में 12 औद्योगिक नोड शहरों को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी। इसमें देखते हैं आगरा 1058 एकड़ में बनेगा। जो आगरा में जो औद्योगिक नोड बनेगा उसमें 1058 एकड़ में ये बनेगा आगरे में, जिस पर 3447 करोड़ का निवेश होगा और 69,516 लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना है। प्रयागराज इलाहाबाद में देखें तो यह 352 एकड़ में बनेगा। इसमें 1600 करोड़ का निवेश होगा और इससे 17,700 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं यह आपका चतुर्भुज देश में 12 औद्योगिक नोड शहरों केंद्रीय कैबिनेट जो मंजूरी दी गई है। यह उत्तर प्रदेश में जो है यह आगरा और ये प्रयागराज में है। शेष ये चतुर्भुज का जो आकार इस तरह से बनाया गया है, एक चतुर्भुज के रूप में 12 इस चतुर्भुज जो देश के 12 शहर शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCE ने देश में औद्योगिक विकास को नई दिशा देते हुए 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय के बारे में देख लेते हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रत्येक देश में इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। भारत में भी अब आधी आबादी इंटरनेट का उपयोग कर रही है, यानी 140 करोड़ जो आबादी है उसमें से आधी करोड़ यानी आधी मतलब 70 करोड़ से ज़्यादा जो है लोग इंटरनेट का उपयोग करें। सबसे ज़्यादा देखें प्रतिशत दक्षिण कोरिया 99%, मलेशिया 54%, सिंगापुर 54%, जापान 88%, भारत 56% लोग करते हैं। आंकड़े वर्ष 2023 तक इंटरनेट उपयोग करने वाली आबादी का है और यह स्रोत PEW रिसर्च से लिया गया है। अगला देखते हैं तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट 1539 अमीरों में 205 की संपत्ति घटी, 45 सूची से बाहर हैं। देश के अमीरों की दौलत स्विट्जरलैंड व सऊदी की संयुक्त GDP से अधिक है। इसमें देखें तो 159 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई धनाढ़ियों कुल संपत्ति। अडानी अंबानी के अलावा शीर्ष 10 में ये शामिल हैं, यानी पहले स्थान पर अडानी है, दूसरे स्थान पर अंबानी है, फिर तीसरे स्थान पर सीन अडार है, इसके बाद चौथे स्थान पर साइरस पूर्नावाला है, पांचवें पर दिलीप सिंघवी हैं, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद कुराम मंगलम बिरला हैं, गोपीचंद हिंदुजा हैं, राधा किशन तमानी, अदीम प्रेम जी, नीरज बजाज इत्यादि हैं। इसके बाद देखें इसमें महिलाओं का अपने दम पर परचम है, इसमें महिलाओं को दिखाया गया है इसमें। इसके बाद कैवेले बोहरा सबसे युवा हैं। जेट्टो के कैवेले बोहरा 21 साल अमीरों की सूची में सबसे युवा हैं, चेहरा हैं। उनकी कुल संपत्ति 3600 करोड़ रुपए की हैं।
इसके बाद यहाँ देख लेते हैं देश के 134 शहरों के कुल 1539 अमीरों की संयुक्त संपत्ति एक साल में 40% बढ़कर 169 लाख करोड़ पहुंच गई है। यह रकम न सिर्फ सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड की संयुक्त अर्थव्यवस्था के आकार से बल्कि यह देखें तो 130.48 लाख करोड़ रुपए की भारतीय जीडीपी की आधे से अधिक है। यानी भारत में देखें जो कुल अरबपति हैं वो लगभग 1,500 से ज़्यादा हो गए, 1,539 अमीर हैं और इनकी जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी के आधे से अधिक है। और यह देखें तो सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड की संयुक्त अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर इनकी संपत्ति है भारत के जो अमीर हैं। मुंबई में सर्वाधिक धनाढ्य, दिल्ली दूसरे नंबर पर। शहरों में 386 अमीरों के साथ मुंबई सबसे आगे, दूसरे स्थान पर काबिज दिल्ली 217 धनाढ्य रहते हैं, हैदराबाद तीसरे, बंगलुरु चौथे, चेन्नई 5वें स्थान पर है। आते कोई फैसला हमें सियासी स्वतंत्रता से न घसीटे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसमें है कविता की जमानत पर तेलंगाना सीएम के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कैश फॉर वोट मामला स्थानांतरण का विकल्प खुला है, इसको विस्तार से देखा जा सकता है। चुनाव से पहले हुड्डा मामले में ईडी का शिकंजा, 2 कंपनियों को 834 करोड़ की संपत्तियां अटैच हरियाणा एमसार और एमजीएफ डेवलपर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में करवाई। इसको भी देखा जा सकता है, ऐसा जानकारी है। देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में, ये भी यूपी स्पेशल के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ होगा? प्रयागराज, पूर्व का इलाहाबाद कहाँ होगा। दिसंबर में लोकार्पण की तैयारी, इस्कान ने सीएम योगी को भेजा न्योता। इसको देख सकते हैं विस्तार से, यह यूपी स्पेशल के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा सकता है कि देश का पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो प्रयागराज में। देश में हर 5वें दिन बना एक नया अरबपति, हुरन इंडिया रिच लिस्ट। 13 साल में 6 गुना बड़े अरबपति, 1000 करोड़ की संपत्ति वाले 1539 अमीर भारत में हो गए। अडानी 11.6 लाख करोड़ संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय, अंबानी को पीछे छोड़ा। अभिनेता शाहरुख खान पहली बार जगह बने, इसको हम देख चुके हैं विस्तार से। इसके बाद देखते हैं मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, प्रयागराज और आगरा समेत 12 औद्योगिक शहर बनेंगे, इसको भी विस्तार से हम देख चुके हैं। तो इसमें देखें 40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और 1.52 लाख करोड़ के निवेश की क्षमता है इसमें, इसको भी विस्तार से। यूपी के 32 समेत 234 नए शहरों में शुरू होंगे 730 निजी एफएम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 लाख करोड़ रुपए कृषि और संचार कोष का दायरा बढ़ा, इसको यहाँ पर भी दिखाया गया। प्रयागराज, आगरा समेत 10 राज्यों में, इंपॉर्टेंट है कितने राज्यों में? 10 राज्यों में बनेंगे 12 औद्योगिक शहर। पीएम मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी, 28,602 करोड़ का होगा निवेश, 40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार और ये सब जानकारी ऊपर हम देख चुके हैं। यूपी के 32 शहरों में शुरू होंगे निजी एफएम रेडियो। नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन को अजय कुमार भल्ला की जगह नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जिनका इस संवेदनशील पद पर 5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। सिक्किम कैडर 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मोहन पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके पास सिक्किम और केंद्र सरकार दोनों में सेवा करने का व्यापक अनुभव है। इसके बाद देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी अमरदीप सिंह भाटिया ने उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT के सचिव कार्यभार संभाल लिया है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है खेल जगत से। देखें तो भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का विश्व थ्रो करते दूसरा स्थान हासिल किया। लुसाने में उन्होंने इस सीजन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 89.49 मीटर भाला फेंका, जो उनका इस सीजन का बेस्ट थ्रो साबित हुआ। पुणे की रहने वाले 28 वर्षीय डायना पंडोले ने इतिहास रचते हुए MRF सैलून्स कैटेगरी में चैंपियन खिताब जीता। उन्होंने 2024 के इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया, जिसमें इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके बाद देखें तो भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डीन मिशन CMD नियुक्त किया गया है, जो कि इस वक्त वर्तमान चला 28 अगस्त से या 8 सितंबर 2024 तक चल रहा है पेरिस में। पुरस्कार देखें शिक्षा क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए बिहार के खान सर को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश राजपूत ने पुरस्कार घोषणा की। वह बीते कई वर्षों से अत्यधिक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क UPSC, पुलिस, रेलवे, SSC, नीट आदि तैयारी करा रहे हैं। यानी कौन सा पुरस्कार ध्यान देना है? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया जाए किसको? बिहार के खान सर को। आगे देखते हैं निधन में तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से कांग्रेस लोकसभा सांसद बसंत चौहान का निधन हो गया। बसंत चौहान पहली बार साल 2009 में नायावण विधानसभा से जीतकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद आशा शर्मा भारतीय सिनेमा और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी प्रभावशाली भूमिकाओं के लिए मशहूर थी। उनका 88 साल की आयु में निधन हो गया। वो सिनेमा जगत की चर्चित शख्सियत थी। आशा शर्मा को 1970 के दशक की फिल्म 2 दिशाएं में उनकी खास
भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। इसके बाद निर्मल बेनी को 37 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कॉमेडियन के रूप में तौर पर की थी। बात देखें तो सौम्या स्वामीनाथन ने द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर सौम्या ने सरकार और समुदाय के बीच के अंतर को पाटने के लिए गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की है। इसके बाद देखें तो टाटा, ये 26 अगस्त की बात है। इसके बाद 27 अगस्त में देखें तो टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस ने टर्म इंश्योरेंस सेगमेंट में संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस का अनावरण किया। यह जीवन बीमा आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखते हुए पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखते हैं बरुणा नदी के कुछ हिस्सों को नदी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभान्वित करने के लिए विशिष्ट प्रचार उपचार मिलेंगे। भारत डेनमार्क ने स्वच्छ नदी पहल के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की। यानी इसमें देख सकते हैं हाल ही में भारत और डेनमार्क ने वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने का समझौता किया, जिसका उद्देश्य 2 से अधिक वर्षों के भीतर बरुणा नदी का कायाकल्प करना है। भारत सरकार, IIT, BHU और डेनमार्क की भागीदारी वाली यह त्रिपक्षीय पहल टिकाऊ नदी प्रबंधन पर केंद्रित, जिसका प्रारंभिक वित्त पोषण 21.8 करोड़ रुपए है।